नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेकी ट्यूजडेज हिंदी के एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट एस रवि कुमार। टेकी ट्यूजडेज हिंदी एक साप्ताहिक शो है जहां मैं आपके टेक और करियर से जुड़े हुए सवालों का जवाब देता हूं। तो यदि आपको मेरे ये जवाब पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल सौरभ दत्ता का है। वो पूछते हैं, विच कोडिंग लैंग्वेज डू वी नीड टू लर्न फॉर एज्यूर डेवऑप्स? यानी कि एज्यूर डेवऑप्स के लिए हमें कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोडिंग लैंग्वेज सीखने की जरूरत है या सीखना चाहिए? सौरभ, 80% ऑफ एज्यूर डेवऑप्स में कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज नहीं होता, क्योंकि एज्यूर डेवऑप्स जो है वो काइंड ऑफ मैनेजमेंट, ट्रैकिंग, इस सब तरह का टूल है। और उसमें से 20% जो है, जो कि CI/CD पाइपलाइन क्रिएशन जो होता है, वहाँ पर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है YAML, YAML। कुछ लोग उसको YAML बोलते हैं, कुछ लोग उसको YML बोलते हैं। सो फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो YAML या YML या मतलब प्रोनाउंस उसको YAML के तौर पे किया जाता है। और फाइल का एक्सटेंशन जो होता है वो YML होता है या YAML होता है। ये जेसन से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता लैंग्वेज होता है। जेसन जो आपका जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन करके जिसको बोलते हैं JSON, जेसन जो फॉर्मेट होता है जिससे कि हम API से डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं। सो YML जो है वो जेसन का ही एक नोटेशन होता है और ये एक तरह से कन्फिग्रेशन लैंग्वेज है। सो इट्स नॉट ए नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जहाँ पर कि आप जो है वो लूप्स लिखो, ये सब लिखो, वैसा कुछ नहीं है। YAML जो है वो एक कन्फिग्रेशन वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसका यूज सिर्फ 20% ऑफ एज्यूर डेवऑप्स में होता है। जहाँ पर कि आप CI/CD पाइपलाइंस बनाते हो वहाँ पर इसका यूज होता है। इनफैक्ट एज्यूर डेवऑप्स में आप GUI यूज करके भी आप CI/CD पाइपलाइंस बना सकते हो। सो एज्यूर डेवऑप्स के लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता है दैट इज YAML, लेकिन वो भी सिर्फ 20% के केस में, दैट इज CI/CD पाइपलाइन के केस में यूज होता है। बाकी एज्यूर डेवऑप्स जो पूरा का पूरा है वो आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला जो है, वहाँ पर आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं हो जाता, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो है वो GUI इंटरफेस होता है। वहाँ पर टास्क बनाने होते हैं, फीचर्स बनाने होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें वो सिर्फ एक तरह से डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट टाइप का होता है। जो दूसरे पार्ट्स होते हैं जैसे आपका टेस्टिंग वाला भी जो है, टेस्टिंग वाले में टेस्टिंग रिलेटेड जो भी आप फ्रेमवर्क यूज़ करते हो उसका लैंग्वेज यूज़ होता है। उसके अलावा जो दूसरा जितने भी है, विकी जो हो गया, विकी में आपका कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ नहीं होता। विकी बेसिकली आप सिंपल जो है अपना HTML वगैरह में आप विकी क्रिएट कर सकते हो। जो आपका रेपोजिटरी है, रेपोजिटरी के अंदर आपको सिंपल जो आपका गिट के कमांड्स हैं वो चलते हैं, या TFS जो आप कनेक्ट करते हो वो चलता है। और जो आपका पैकेजिंग मैनेजर है वो भी GUI के थ्रू ही चलता है, तो वहाँ पर भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ नहीं होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो सिर्फ एज्यूर डेवऑप्स के CI/CD पाइपलाइंस बनाने के लिए यूज़ होता है और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है YAML। इनफैक्ट YAML जो है वो आपका गिटहब एक्शंस में भी यूज़ होता है और आपका जेनकिंस में भी यूज़ होता है और गिटलैब्स में भी यूज़ होता है। सो YAML जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर आपका कन्फिग्रेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिससे कि हम डिप्लॉयमेंट्स या कन्फिग्रेशंस वगैरह करते हैं। मोस्ट ऑफ द CI/CD पाइपलाइंस का कन्फिग्रेशन हो गया, या हमें डिप्लॉयमेंट कुछ भी करना हो, गिटहब एक्शंस हमें जब लिखना होता है वो भी हम YAML में लिखते हैं। सो YAML जो है वो एक कन्फिग्रेशन का लैंग्वेज है या CI/CD पाइपलाइन क्रिएशन का लैंग्वेज है, जो कि एज्यूर डेवऑप्स में यूज़ होता है। 20% ऑफ द एज्यूर डेवऑप्स में यूज़ होता है फॉर क्रिएटिंग CI/CD पाइपलाइंस। उसके अलावा मैंने बताया कि गिटहब, गिटलैब्स, इन सब में भी यही YAML ही यूज़ होता है। अगला सवाल हेमांग का है। वो पूछते हैं, प्लीज मेक वन डेडिकेटेड वीडियो फॉर .NET Nuke CMS। इज इट वर्थ टू लर्न CMS फॉर .NET डेवलपर्स? यानी कि वो मुझसे कह रहे हैं कि प्लीज एक डेडिकेटेड वीडियो बनाइए .NET Nuke CMS के ऊपर, और क्या .NET डेवलपर्स के लिए CMS जो है वो सीखना ज़रूरी है या फ़ायदेमंद है या नहीं। हिमांग के सवाल का जवाब देने से पहले मैं सबसे पहले आपको समझा दूं या बता दूं कि CMS होता क्या है। सो CMS का फुल फॉर्म होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। सो अगर हम विकिपीडिया का डेफिनेशन पढ़ें तो विकिपीडिया के हिसाब से CMS या कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज्ड टू मैनेज द क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ
डिजिटल कंटेंट। सो बेसिकली जब हम किसी भी तरह के डिजिटल कंटेंट को मैनेज करने के लिए कोई एप्लीकेशन बनाते हैं उसको हम CMS बोलते हैं। इसका सबसे सिंपल और सबसे पॉपुलर एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको तो वो है आपका वर्डप्रेस जो आपका ब्लॉगिंग के लिए यूज होता है। उस वर्डप्रेस की बात कर रहा हूं कि आप wordpress.com पर जाइए, आप वहां पर अपना ब्लॉग बना सकते हैं। ब्लॉग में आप कुछ भी लिखते हैं और उसके साथ आपका ब्लॉग की वेबसाइट बन जाती है और उस वेबसाइट पर आप जो भी लिखते हैं या जो भी ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं वो वहां पर पब्लिश होती रहती है एज ए न्यू कंटेंट। जैसे आपने आज ब्लॉग लिखा वो वहां डल गया। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं यूट्यूब भी एक तरह से CMS ही है, क्योंकि यूट्यूब का जो मैनेजमेंट है, जो यूट्यूब का यूट्यूब स्टूडियो है वो भी एक तरह से CMS है। बिकॉज यूट्यूब पर जो भी वेबसाइट जो भी हम वीडियोस वगैरह डाल रहे हैं बैकएंड में हम यूट्यूब स्टूडियो यूज करते हैं जिससे कि हम वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं। सो ये भी एक तरह का कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। सो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिससे कि हम अपना कंटेंट मैनेज करते हैं, चाहे डिजिटल कंटेंट होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये आपका कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो टर्म यूज किया जाता है ये ज़्यादातर जो है आपको इस तरह के आपके ब्लॉग साइट्स के लिए यूज़ किया जाता है या आपका इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम्स के लिए यूज़ किया जाता है, ई-कॉमर्स सिस्टम्स के लिए यूज़ किया जाता है। प्राइमरली जो बेस होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम वो एक तरह से होता है कि आप रेपिटेटिव काम को आप जो है जो भी वेबसाइट वगैरह के जो रेपिटेटिव काम होते हैं उन कामों को अपडेट करने का जो बैकएंड होता है दैट इज योर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। फ्रंट एंड तो आपका वेबसाइट हो गया, लेकिन उस वेबसाइट के बैकएंड को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है दैट इज योर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। फॉर एग्जांपल अगर मैं अमेजॉन की बात करूं, अमेजॉन पे अगर आपकी जो लिस्टिंग दिख रही है, अमेजॉन की जितनी भी लिस्टिंग दिख रही है, अब उस लिस्टिंग को अपडेट करने के लिए पीछे जो है वो टीम होती है और वो टीम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करती है दैट सॉफ्टवेयर इज योर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। सो जो बैकएंड होता है, जो आपका वेबसाइट का, ब्लॉग साइट का, ई-कॉमर्स साइट का जो बैकएंड होता है उसको हम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। और वो बैकएंड भी ऐसा बैकएंड नहीं, मतलब जनरली अगर हम डेवलपर्स की बात करें तो डेवलपर समझते हैं बैकएंड का मतलब कि डेटाबेस हो गया। डेटाबेस नहीं, बैकएंड ऐसा बैकएंड जिससे कि हम फ्रंट एंड को मैनेज कर सकें, फ्रंट एंड की चीज़ों को मैनेज कर सकें, उस वाले बैकएंड को हम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। आते हैं हेमांग के सवाल पर कि डॉटनेट न्यूक क्या है, डॉटनेट न्यूक CMS क्या है। सो डॉटनेट न्यूक जो है वो डॉटनेट बेस्ड बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो बहुत सारे एंटरप्राइजेज में यूज़ होता है। इनफैक्ट ब्लॉगिंग के लिए भी बहुत सारे लोग डॉटनेट न्यूक यूज़ करते हैं। डॉटनेट न्यूक का आपका इंजन जो है ऑल बाय डिफ़ॉल्ट जो है, अगर आप विंडोज़ की होस्टिंग लेते हो तो आपको डॉटनेट न्यूक का ब्लॉग इंजन बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो उस पर लोडेड होता है या आप कर सकते हो उसको इंस्टॉल करके और ब्लॉगिंग कर सकते हो। डॉटनेट न्यूक से आप ना सिर्फ ब्लॉग और भी बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो। इनफैक्ट डॉटनेट न्यूक जैसा ही आपका और CMS है, इसका नाम है साइट कोर। सो CMS बहुत सारे हैं, डॉटनेट पे बने हुए भी आपके बहुत सारे CMS हैं और आपके नॉन डॉटनेट भी बहुत सारे CMS हैं। जैसे मैंने बताया आपको, सबसे पहला जो एग्जाम्पल CMS का आता ही है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस जो है वो सबसे पुराना और सबसे पॉपुलर CMS है और CMS की शुरुआत ही आई थिंक शायद शुरुआत वर्डप्रेस ने की थी या पॉपुलर CMS को पॉपुलर वर्डप्रेस ने किया था। सो डॉटनेट न्यूक जो है वो भी एक इसी तरह का CMS है और आपका साइट कोर भी एक पॉपुलर CMS है। अनफॉर्चुनेटली मैंने इनमें से किसी भी CMS के ऊपर प्रॉपर ढंग से मैंने काम नहीं किया। मैंने जस्ट रिसर्च किया था एक बार CMS बनाने के लिए कि एक्चुअली होता क्या है कि मैं खुद जैसे अपना ब्लॉग इंजन बनाने का सोचता हूँ या ब्लॉग इंजन बना रहा हूँ या अपना वेबसाइट, जैसे मेरा techirathor.com जो वेबसाइट है वो भी एक तरह से मेरा अपना पर्सनल ब्लॉग इंजन मैंने छोटा सा बनाया हुआ और उससे मैं अपना ब्लॉग पोस्ट करता रहता हूँ। हालांकि वो डॉटनेट में है, रेगुलर डॉटनेट MVC में है, उसको मैं ब्लेजर में पोर्ट करने का कर रहा हूँ। अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है फुल तौर पे, तो मैं पूरी तरह से उसको नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उसका प्लान यही है कि मैं उसको ब्लेजर पे पोर्ट करके और रिवैम्प करूँगा एक तरीके से वेबसाइट को। सो बेसिकली जब मैं इसी तरह के ब्लॉग इंजन का रिसर्च कर रहा था किसी क्लाइंट के लिए, तो उस दौरान मैंने इन सारे CMS के बारे में पढ़ा था, देखा था। डॉटनेट न्यूक हो गया, आपका साइट कोर हो गया, बहुत सारे CMS अवेलेबल हैं आपके डॉटनेट में, बहुत सारे ओपन सोर्स हैं। डॉटनेट न्यूक जो है वो आपका कंप्लीटली ओपन सोर्स CMS है। सो बहुत सारे ओपन सोर्स CMS अवेलेबल हैं और इन सारे
सारे सीएमएस जो हैं वो आपके यूटिलाइज करते हैं कंपनी एंटरप्राइजेस, बहुत सारे डिपेंडिंग अपॉन देयर नीड्स और लाइसेंसेस के हिसाब से यूटिलाइज करती हैं। सो चूंकि मैंने इनमें से किसी को भी प्रॉपरली यूज नहीं किया तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो नहीं बना सकता कि डॉटनेट न्यूक को कैसे सेटअप करते हैं, किस तरह से यूज करते हैं वगैरह वगैरह, उस तरह का मैं वीडियो बना नहीं सकता और मुझे कभी इसकी जरूरत पड़ी भी नहीं, सच बताऊं तो, क्योंकि इसके लिए आपको ऑलरेडी इनके डॉक्यूमेंटेशन में सारा कुछ मिल जाएगा। आप अगर डॉटनेट न्यूक की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर उन्होंने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है कि किस तरह से आप डॉटनेट न्यूक को सेटअप कर सकते हैं, किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, अगर उसमें कुछ चेंजेस करनी है तो कैसे कर सकते हैं। वो सारा डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन आपके पास डॉटनेट न्यूक की कम्युनिटी में और डॉटनेट न्यूक के डॉक्यूमेंटेशन में अवेलेबल है। अब आते हैं आपके दूसरे सवाल पर कि क्या सीएमएस सीखना एक डॉटनेट डेवलपर के लिए वर्थ है या नहीं है। तो मेरे ख्याल से सीएमएस या कोई भी चीज़ आप तभी सीखिए जब आपकी कंपनी आपको उस चीज़ के लिए बोल रही हो। जैसे मेरे को किसी एक बंदे ने मेरे को कांटेक्ट किया था, कुछ आई थिंक पिछले साल की बात है या इट वॉज ड्यूरिंग लॉकडाउन, मुझे किसी ने कांटेक्ट किया था और उसने मुझे कहा था कि मैं साइट कोर का सर्टिफिकेशन कर रहा हूँ, साइट कोर का सर्टिफिकेशन करने का बेनिफिट है या नहीं। तो उसको भी मैंने यही कहा था कि क्या तुम्हारे साइट कोर के सर्टिफिकेशन का पेमेंट कंपनी कर रही है और कंपनी तुम्हें बोल रही है। तो उसने कहा हाँ, तो मैंने कहा तब कर लो भाई, क्योंकि कंपनी अगर आपको कह रही है कि डॉटनेट कोर ये डॉटनेट न्यूक का सर्टिफिकेशन कीजिए, ये डॉटनेट न्यूक सीखिए, तो आप ज़रूर सीखिए, करिए, बिकॉज कंपनी में आपको उसके ऊपर काम मिल रहा है और आपको एक फ्रेमवर्क के बारे में सीखने को मिलेगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखने को मिलेंगे, बिकॉज डॉटनेट न्यूक जो है एक फुल फ्लेज प्रोडक्ट है। सो अगर आप डॉटनेट न्यूक सीखते हैं, डॉटनेट न्यूक में चेंजेस करना सीखते हैं, उसके कोड को समझते हैं, तो आपको एक फ्रेमवर्क के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में सीखने को मिलेगा। सो सीखना बुरा नहीं है, सीएमएस कोई भी हो, सीएमएस सीखना बुरा नहीं है, चाहे वो डॉटनेट न्यूक हो, चाहे वो साइट कोर हो, सीखना बुरा नहीं है, लेकिन तभी सीखिए अगर कंपनी आपको प्रमोट कर रही है तो। क्योंकि बाय डिफॉल्ट सीएमएस की रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो मतलब होती हैं, लेकिन रेगुलर डॉटनेट डेवलपर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती हैं कंपेयर टू सीएमएस की स्पेसिफिक सीएमएस के रिक्वायरमेंट के। सो अगर आप एक सीएमएस के अंदर ही अटक के रह जाएंगे तो उस केस में आपका करियर ग्रोथ ज़्यादा नहीं होगा। सो मेरा सजेशन तो यही है कि आप तभी सीखिए अगर आपकी कंपनी आपको बोल रही है कि हाँ भाई डॉटनेट न्यूक सीख लो और हमारे पास डॉटनेट न्यूक का काम आ रहा है, तो आप डॉटनेट न्यूक सीख लो। अगर कंपनी आपको ये बोल रही है तो सीखिए, अगर नहीं बोल रही है तो खुद से सीखने मत जाइए। कोई भी सीएमएस हो, खुद से सीखने मत जाइए, बिकॉज सीएमएस लगभग सारे एक जैसे ही होते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें डिफरेंसेस नहीं होते हैं। यूआई का थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं, थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज़ के डिफरेंसेस होते हैं। एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि डीएलएल यूज़ करने जैसा हो गया कि आपके डिफरेंट अगर जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक समझ जाते हैं तो उसके बाद आपको पता होता है कि हाँ भाई इसमें नया, अगर मैं कोई नया डीएलएल यूज़ करूँगा तो उसके बस फीचर्स समझने वाली बात होती है। सो उसी तरीके से सीएमएस में भी आपको उनके फीचर समझने होते हैं कि आइटम्स या आर्टिकल्स को किस तरीके से या पोस्ट को हम किस तरीके से कॉल करते हैं, क्या करना होता है, बस उनका यूआई समझना होता है। इट्स जस्ट लाइक लर्निंग ए न्यू टूल। सो वो टूल तभी सीखिए जब आपको कंपनी बोले, खुद से सीखने का कोई वर्थ नहीं है। अगला सवाल सुशील का है, वो पूछते हैं आई एम एन एंगुलर डेवलपर विद ऑलमोस्ट 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। आई वुड लाइक टू डू MBA फुल टाइम बट आई कैन नॉट डू इट विद माई जॉब। इज देयर एनी वे टू डू MBA वाइल वर्किंग। यानी कि ये एक 2 साल के एक्सपीरियंस वाले एंगुलर के डेवलपर हैं और ये फुल टाइम MBA करना चाहते हैं, लेकिन जॉब के साथ ये नहीं कर सकते। सो ये जानना चाहते हैं कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि जॉब के साथ साथ ये MBA कर सकें। सुशील, बिल्कुल है, और वो तरीका है या तो आप ऑनलाइन करिए या आप डिस्टेंस एजुकेशन से कीजिए या पार्ट टाइम कीजिए। सो 3 तरह के MBA आपके पास अवेलेबल हैं जो कि आप जॉब के साथ साथ कर सकते हैं। सबसे पहला तो है ऑनलाइन। सो ऑनलाइन MBA जो है वो आपको कोर्सेरा, अपग्रेड या सिंपल लर्न या आपका जो है एडुरेका, इन सारे वेबसाइट्स पर आपको ऑनलाइन MBA अवेलेबल है। और इनमें से कुछ जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट्स के साथ है, जैसे IIM के साथ कुछ का है टाई अप,
कुछ का जो टाई अप है वो फॉरेन के कॉलेजेस के साथ है, फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ के साथ है। सो आप ऑनलाइन इनमें से किसी भी वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन ये MBA कर सकते हैं। मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप इंडियन इंस्टीट्यूट के साथ करें, चाहे आप IIM कोझिकोड के साथ करें या किसी और IIM बैंगलोर है या शायद IIM मैसूर है। सो किसी भी IIM के साथ जो टाई अप वाला MBA या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है वो आप कर सकते हैं इन ऑनलाइन वेबसाइट से। दूसरा है आपके पास पार्ट टाइम MBA। पार्ट टाइम MBA जो है, मुझे इतना पता है कि IIM लखनऊ जो है वो एक पार्ट टाइम MBA करवाता है जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, और उसकी पढ़ाई भी जो है वो IIM के जो आपके फैकल्टी है वही करते हैं, और उनका 2-3 जगह पर कैंपस भी है। आई थिंक नोएडा में भी उनका कैंपस है। सो अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं तो आप नोएडा के कैंपस में ये कर सकते हैं, लेकिन उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। सो आप IIM लखनऊ के वेबसाइट पर जा कर के चेक कर सकते हैं, और वो एंट्रेंस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करके, और अगर आप वो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आप वहाँ से पार्ट टाइम MBA कर सकते हैं। सो पार्ट टाइम MBA है। तीसरा ऑप्शन है आपका डिस्टेंस MBA। सो डिस्टेंस MBA जैसे आपका पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो गई, या आपका दूसरे कुछ और गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी है, MCRP यूनिवर्सिटी है यानी माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, सो MCRP यूनिवर्सिटी है, या आपका आई थिंक कुछ और ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपके डिस्टेंस MBA करवाती हैं। उनके स्टडी सेंटर्स होते हैं डिफरेंट आपके सिटीज़ में। आप अपनी सिटीज़ में, अगर आप दिल्ली NCR में नहीं है तो आप अपनी सिटी में, किसी भी सिटी में जाकर के आप जिस भी सिटी में आप रहते हैं आप उनके वेबसाइट पर जाइए, MCRP यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाइए या PTU की वेबसाइट पर जाइए, या इस तरह के किसी भी वेबसाइट के उस पर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाइए। वहाँ से आप जो है MBA, डिस्टेंस MBA के बारे में पता कर सकते हैं। इन डिस्टेंस MBA की जो क्लासेस होती हैं वो वीकेंड्स पर होती हैं। सो मेरे ख्याल से आपके पास ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं। आप ऑनलाइन MBA कर सकते हैं, आप डिस्टेंस MBA कर सकते हैं, आप पार्ट टाइम MBA कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है वो आपको नंबर 1 पार्ट टाइम MBA का मिलेगा अगर आप पार्ट टाइम MBA करते हैं, स्पेशली अगर आप पार्ट टाइम MBA जो है वो IIM लखनऊ से करते हैं तो, बिकॉज उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। सच बताऊँ तो कॉर्पोरेट्स उसको काफ़ी वैल्यू देते हैं। उसके अलावा अगर आपको MBA का ही ठप्पा लेना है तो आप डिस्टेंस MBA भी कर सकते हैं और ऑनलाइन MBA भी कर सकते हैं, लेकिन IIM वाले MBA का वाकई में आपको वैल्यू अच्छा मिलेगा। अगला सवाल रविकांत का है। वो पूछते हैं, मेरा टोटल एक्सपीरियंस 5+ ईयर्स है और मैं .NET फील्ड में ही हूँ। इसमें से मैंने 4 कंपनी चेंज किए हैं। मैंने विनफॉर्म से स्टार्ट किया था करियर, फिर जैसे जैसे मैंने कंपनी चेंज किया वैसे वैसे मेरा वर्किंग फील्ड भी चेंज होता गया। पहले विनफॉर्म्स, देन WPF, देन Xamarin Forms, देन .NET Core, देन एंगुलर। इस बीच मुझे कभी भी SQL पर काम नहीं मिला, सो मुझे थ्योरेटिकल नॉलेज है SQL का, और अब मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि कौन से फील्ड में मेहनत करूँ कि पैकेज 25 लाख प्लस हो, 25 लाख पर एनम प्लस हो और करियर स्टेबल हो। प्लीज़ हेल्प मी टू नो। कुछ दिन पहले मैंने रिएक्ट का वीडियो भी खरीद लिया था। कभी सोचता हूँ कि विजुअल C++ पे मूव कर जाऊँ, कोई कहता है पाइथन सीख लूँ और फिर AI पे मूव कर जाऊँ। रविकांत, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं भाई। सो देखिए, आपके पास आपने 5+ ईयर्स अपना एक्सपीरियंस बताया है। 5+ ईयर का मतलब है ऑलमोस्ट आपको 6 साल का एक्सपीरियंस है, लगभग, क्योंकि 5+ अगर आपका 6 साल से ऊपर होता तो आप 6+ बोलते। 5+ का मतलब 10 ईयर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। सो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें से कि आपने .NET पे काम किया है और मोस्टली आपने फ्रंट एंड पे काम किया है, जिसमें कि आपने विनफॉर्म से शुरुआत की थी और विनफॉर्म्स के बाद आपने .NET Core, एंगुलर, इन सब पे। सो आपने मेजरली जो है वो फ्रंट एंड पे काम किया हुआ है .NET के। अब बात करते हैं जो आपका सबसे बड़ा चैलेंज है, वो ये है कि आपने 5 साल में या 5.5 साल में आपने जो है वो 4 कंपनीज चेंज की हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और 4 कंपनीज जो है आपने सैलरी की वजह से चेंज की है 99%। मुझे ऐसा लगता है बिकॉज आप जो है ये देख रहे हो, आपने पहले ही लिखा है कि मुझे 25 लाख प्लस का पैकेज चाहिए। सो 5 साल के एक्सपीरियंस पे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको जो पैकेज अभी मिल रहा होगा वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 11-12 लाख का मिल रहा होगा।
और अगर आप सोचें कि 11-12 लाख के पैकेज के बाद आप पाइथन सीख करके या विजुअल C++ सीख करके सीधे सीधे 6 महीने के अंदर अंदर 25 लाख पे मूव कर जाएं, तो वो पॉसिबल नहीं है। इवन रिएक्ट सीख करके भी आप सीधे सीधे 25 लाख पे मूव नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल कि आप एक एक्सेप्शनल कोडर ना हो। सो मेरा पहला सजेशन तो आपके लिए ये रहेगा कि आप पहले अपने करियर में स्टेबल होइए और टेक्नोलॉजी और पैसे के पीछे मत भागिए। टेक्नोलॉजी और पैसे के पीछे ना भागने का मतलब ये है कि आप ये मत सोचिए ये टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी, ये करूँ वो करूँ, खुद से जंप मत करते रहिए। किसी पहले एक अच्छी कंपनी में एक स्टेबल टेक्नोलॉजी .NET पर ही आप फुल फ्लेज .NET पर ही आपने जितना जो पुराना एक्सपीरियंस है आपका .NET का, उसी एक्सपीरियंस को होन कीजिए। और उस एक्सपीरियंस, क्योंकि सीक्वल देखिए, आप अगर एक फुल स्टैक डेवलपर के तौर पे ट्राई करेंगे तो कहीं पर भी आपको सीक्वल पे बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। आप बोल सकते हैं कि मैंने सीक्वल पे बहुत ज़्यादा काम नहीं किया हुआ है, मुझे थ्योरेटिकल नॉलेज है, लेकिन .NET का मुझे फुल स्टैक पता है कि मैं कैसे कैसे काम कर सकता हूँ, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। फुल स्टैक .NET आप कीजिए और फुल स्टैक .NET का एक प्रॉपर पहले अपने जॉब में स्टेबल होइए। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको किस लाइन में जाना है। बिकॉज अभी आपके पास टाइम है, 5 साल का एक्सपीरियंस, 5.5 साल का लगभग आपके पास एक्सपीरियंस है। उसके बाद आपको अगले 2 या 3 साल में आपके पास फिर से आप कंफ्यूजन में रहेंगे, क्योंकि अभी आप टेक्नोलॉजी पे जंप कर रहे हैं, लेकिन आपको कंपनी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के पैसे देती है। आपकी कोडिंग जो है वो कोई भी कर सकता है। सो आपको पहले ये सोचना है कि आपको अपना करियर किस साइड में ले जाना है। आपको धीरे धीरे, अब हमेशा डेवलपर तो आप नहीं रहने वाले, आपको कुछ सालों बाद जो है आपको अपने करियर को मूव करना होगा। आप 3 लाइन में जा सकते हैं, या तो प्योर मैनेजमेंट में जा सकते हैं, या आप टेक्नो मैनेजरियल रोल में जा सकते हैं, या आप प्योर टेक्निकल यानी आर्किटेक्ट साइड में जा सकते हैं। सो आपको इनमें से किस साइड में जाना है उस हिसाब से सोचिए, और उसके हिसाब से आप जो है, मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि आप .NET के साथ ही स्टिक कीजिए। ये आपका जो एंगुलर अगर आपको आता है, एंगुलर के साथ आप फुल स्टैक के बारे में सीखिए, या आप ब्लेजर के बारे में सीखिए, ब्लेजर के साथ .NET का फुल स्टैक सीखिए। बिकॉज आपको 5 साल का पीछे का .NET का एक्सपीरियंस है। पाइथन पे तो बिल्कुल मत जाइए, AIML पे बिल्कुल मत जाइए। AIML अगर करना है, अगर आप जॉब छोड़ करके मास्टर्स की कोई डिग्री कर सकते हैं AIML पे, तभी आप AIML पे मूव कीजिए। अदरवाइज AIML पे जाने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज आपके पास वैसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, जॉब चेंज करने का चांस नहीं मिलेगा। आप खुद से पाइथन सीख करके, बिकॉज AIML सिर्फ पाइथन नहीं होता है, पाइथन जो है जस्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। AIML के लिए आपको AIML के जो बेसिक्स हैं, किस तरह से एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं, कौन से एल्गोरिदम यूज़ करना होता है, क्या थिंकिंग होती है, क्या मैथमेटिक्स होता है, वो सारी चीज़ें सीखनी होती है। क्योंकि आपको आज की डेट में बहुत सारे AIML के APIs अवेलेबल हैं। सो आप .NET में रह करके भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको पूरा खुद से उस प्रोग्रामिंग में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो फील्ड जो है, प्रोग्रामिंग वाली फील्ड जो है, वो काफ़ी ज़्यादा सैचुरेटेड हो गई है, और मिड करियर में आप नहीं जा सकते। मिड करियर में तो नहीं है, आप इनिशियल ही हैं, मतलब काइंड ऑफ मिड ही हो गया। 5+ साल का एक्सपीरियंस है आपको। सो दिस इज नॉट ए गुड वे टू मूव। सो पाइथन तो आप छोड़ दीजिए, AIML छोड़ दीजिए, अनलेस एंड अनटिल कि आप जॉब छोड़ के मास्टर्स डिग्री, MTech, MSc ये सब अगर कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में, तब आप ये करने जाइए, वो भी किसी अच्छे कॉलेज से MS कीजिए। अगर आप GMAT क्लियर कर सकते हैं, GMAT क्लियर करके US जाइए या किसी और कंट्री में जाइए, बाहर की कंट्री से आप MS कीजिए, MS करके वहाँ पर AIML में, और तब आप मूव कर सकते हैं। अगर वैसा करने का आपके पास पैसा है तो वो कीजिए, तभी आप AIML में जाइए। अदरवाइज अभी पाइथन सीख करके AIML में जाना आपके लिए टाइम वेस्ट होगा। और रही बात विजुअल C++ की, तो आई डोंट नो कहाँ से आपके दिमाग में विजुअल C++ का आइडिया आया, वो भी बिल्कुल गलत है। आप जो है पहला काम अभी ये कीजिए कि आप अपने जॉब को स्टेबलाइज कीजिए। 25 लाख का पैकेज आप ले लेंगे, लेकिन वो पैकेज आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, और किसी भी टेक्नोलॉजी से आपको तुरंत 25 लाख का पैकेज नहीं मिलने वाला। सो 25 लाख आएंगे आपके पास, 2-3 साल और वेट कीजिए, और इस बीच अपना ब्रांड बनाइए। पहले आप अपने आप को, पहले अपनी काबिलियत तो दिखाइए। आपके पास नॉलेज तो होना चाहिए। लैंग्वेज से पैसे नहीं आते, पैसे जो हैं आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स से आते हैं। आपके स्किल्स के पैसे मिलते हैं आपको, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिर्फ पैसे नहीं होते हैं। तो आपके लिए मेरा सजेशन यही है कि आप जो है जहाँ पर हैं, जिस कंपनी में हैं, जो काम मिल रहा है उस काम में स्टेबल रहिए,
एंगुलर के साथ हैं तो एंगुलर में ही रहिए। आप डॉटनेट के बारे में और ज़्यादा सीखिए, डॉटनेट कोर पे आपने काम किया हुआ है, डॉटनेट 6 के बारे में सीखिए। पूरा जो भी सीखना है, फुल स्टैक, अपने आप को फुल स्टैक डेवलपर के तौर पे तैयार कीजिए। ब्लेजर सीखिए, एंगुलर सीखिए, और इनफैक्ट आपने जब Xamarin Forms में काम किया हो तो आपके लिए मावी भी इजी रहेगा, आप मावी भी सीख सकते हैं। सो इन तीनों में से किसी भी चीज़ के बारे में सीख सकते हैं। 25 लाख, आपको 25 लाख का पैकेज तो नहीं मिल सकता, लेकिन आप साइड प्रोजेक्ट्स वगैरह कर सकते हैं, साइड हसल्स कर सकते हैं। अगर आप मावी सीख लेते हैं या आप ब्लेजर सीख लेते हैं तो आपको जो है अपवर्क वगैरह से आप पार्ट टाइम जो है साइड प्रोजेक्ट वगैरह करके एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। वो आपके पास एक ऑप्शन है। हालांकि मैं वो आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि बहुत सारी कंपनियां जो है आज की डेट में बंदों को फायर भी कर रही हैं इस चीज़ को लेकर के, बहुत तगड़ा बवाल कटा हुआ है मून लाइटिंग के ऊपर। सो वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपने करियर को डॉटनेट में ही पहले अपने डॉटनेट में अपना ब्रेड्थ बढ़ाइए, और फिर आप ये डिसाइड कीजिए कि आप किस तरह के रोल में जाना चाहते हैं। प्योर मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, टेक्नो मैनेजरियल में जाना चाहते हैं। हालांकि ये अभी 2 साल बाद सोचिएगा इसके बारे में, लेकिन 2 साल पहले अपनी करंट टेक्नोलॉजीज पे फोकस कीजिए। अपने आप को एज ए फुल स्टैक डेवलपर के तौर पे एस्टैब्लिश कीजिए, अपना ब्रांड बनाइए। आप ब्लॉग लिखिए, आर्टिकल लिखिए, कंटेंट क्रिएट कीजिए जिस भी तरह से, या ओपन सोर्स को कंट्रीब्यूट कीजिए। अभी हैक्टोबर फेस्ट स्टार्ट होने वाला है अगले महीने से, आप हैक्टोबर फेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए, किसी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को कंट्रीब्यूट कीजिए। जितना भी आता है, जो भी आता है उसके हिसाब से कंट्रीब्यूट कीजिए। बिकॉज सिर्फ ये कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के तुरंत आपको 25 लाख नहीं मिलने वाला। सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। सब्र कीजिए और अपना जो जिस भी आप अभी डॉटनेट में ही है, अपने आप को डॉटनेट में और ज़्यादा मैच्योर कीजिए, अपने नॉलेज को और ज़्यादा इंक्रीज कीजिए। तब जाकर के आप जो है अगले 2 या 3 साल के अंदर आप स्टेबल होंगे। सो मेरा सजेशन ये होगा कि आप अपने नॉलेज को इंक्रीज कीजिए और जिस जगह पर हैं, जिस जॉब में हैं, वहीं पर अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कीजिए। अगला सवाल साइटेक एक्सप्लोरर इंग्लिश चैनल से शुभम का है। वो पूछते हैं, कैन यू सजेस्ट सम वेबसाइट दैट हैव कोडिंग चैलेंजेस विच विल हेल्प इन इंटरव्यूज। यानी कि इन्होंने कुछ ऐसे वेबसाइट्स के बारे में पूछा है जहां पर कि कोडिंग चैलेंजेस अवेलेबल हैं जिनसे कि ये इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकें। शुभम, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, आपको 10 के नाम तो मैं ऐसे ही गिना देता हूँ। कोडर बाइट है, कोड वॉर्स है, टॉप शेफ है, टॉप कोडर है, हैकर रैंक है, लीड कोड है, गीक फॉर गीक्स है, कोड फोर्सेस है। सो 10 वेबसाइट्स हैं। 10 वेबसाइट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मतलब एक क्यूरेशन वाले आर्टिकल है उसका लिंक मैं दे दूंगा। आप वहां पर जाकर के आप जो है कोड चैलेंजेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें गीक फॉर गीक्स या आपका कोड शेफ हो गया या लीड कोड है, इनमें कोडिंग चैलेंजेस में पार्टिसिपेट करते रहते हैं और आप इन सब में जाकर के कोडिंग चैलेंजेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनफैक्ट कोडर बाइट जो है वो सी शार्प में भी आपको पार्टिसिपेट करने देता है, सी शार्प लैंग्वेज में भी आपको कोडिंग चैलेंज करने देता है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द जो इनमें से हैं वेबसाइट्स, वो सारे के सारे सी शार्प में भी आपको जो है पार्टिसिपेट करने देते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ज़्यादातर जो कोडिंग चैलेंजेस होते हैं वो सारे के सारे जो होते हैं वो डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम बेस्ड होते हैं। सो ये सारे जो हैं ये ज़्यादातर आपके, अगर आप अमेज़ॉन, गूगल, इन सब में एज ए डेवलपर बिगनर लेवल में, इनिशियल लेवल में, या आपका फर्स्ट लेवल जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर लेवल जो होता है उस लेवल में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आपके डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम बहुत स्ट्रांग चाहिए होते हैं। और उस केस में आपका डॉटनेट से उतना ज़्यादा लेना देना नहीं होता, आप किसी भी लैंग्वेज में आप कर सकते हैं। और ये इसीलिए ये जितने भी वेबसाइट्स हैं ये सारे के सारे हर लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं। सो आप इनमें से किसी भी वेबसाइट पे जा करके कोडिंग चैलेंजेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो अगर कोडिंग चैलेंज बेस्ड जो आपके इंटरव्यूज़ होते हैं वहाँ पर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, ज़्यादातर आपको लॉजिकल रीजनिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम, इन सब के बारे में पूछा जाता है। तो ये थे आपके इस हफ्ते के टेक और करियर से जुड़े हुए सवालों के जवाब। यदि आप अपने किसी सवाल का जवाब अगले हफ्ते के टेकी ट्यूजडेज में देखना चाहते हैं तो आप अपने सवाल कमेंट सेक्शन में या किसी भी सोशल मीडिया चैनल पर मुझे टैग करके पोस्ट कर सकते हैं। मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल सेम है, टेकी राठौर। उम्मीद है आपको मेरे ये जवाब पसंद आए होंगे। यदि आपको मेरे ये जवाब पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए।
जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।